ये है प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के अयोध्या से योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करेंगे। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए 44 डिग्री तापमान में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली कड़ी परीक्षा होगी अयोध्या में, क्योंकि भीषण गर्मी में चुनावी ताप के लिए बड़ा हुजूम चाहिए। महात्मा भरत की तप स्थली भरत कुंड पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा 15 जून को आयोजित की गई है। सीएम केंद्र की मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर कल्याणकारी योजनाओं की लोगों को जानकारी देंगे। आपने सुना होगा कि जो यूपी जीतेगा वही दिल्ली पर राज करेगा। इस फॉर्मूले के तहत 2014 से लगातार शीर्ष पर चल रही बीजेपी ने एक बार फिर यूपी के लिए बड़ा प्लान तैयार किया है। इस प्लान की सबसे बड़ी कड़ी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। 80 सीटों वाले यूपी से योगी को लेकर एक खास तरह की चुनावी रणनीति तैयार की गई है। अयोध्या में राममय माहौल तो हमेशा बनता रहता है और 2024 में बड़ी राम लहर यहां से उठेगी, लेकिन सीएम योगी राम नहीं बल्कि भरत की भूमिका में रहकर अपना संकल्प पूरा करेंगे। बता दें, 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां एक्शन मोड में नजर आ रही हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी पूरे तरीके से तैयारी में है। मोदी सरकार के हैट्रिक योगी आदित्यनाथ लगाएंगे, इसको लेकर उन्होंने पूरी तैयारी की है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, उत्तर प्रदेश के अयोध्या से योगी आदित्यनाथ लोकसभा चुनाव के प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं। देखिए मयूरी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर है और कल वो अयोध्या पहुंचे और वहां जाके वो हनुमानगढ़ी में उन्होंने दर्शन किया और वहां पे हनुमानगढ़ी के जो महंत राजू दास है उनसे भी मुलाकात की, उनसे भी बातचीत हुई, उनसे भी चर्चा हुआ। इसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कारसेवकपुर में राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय से उन्होंने मुलाकात की और राम मंदिर के निर्माण कार्य के बारे में भी जाना। जिस प्रकार से राम मंदिर भारतीय जनता पार्टी के ड्रीम प्रोजेक्ट्स में से एक रहा है और जो चुनाव के पहले घोषणा पत्र जारी होते हैं उसमें भी राम मंदिर का जिक्र भारतीय जनता पार्टी ने किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस राम मंदिर के लिए काफी लंबी लड़ाई लड़ी है और कानूनी प्रक्रिया के तहत जो है वो राम मंदिर के निर्माण कार्य में वो पूरी तरीके से संलग्न हो सकी और राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो पा रहा है। इसके बाद अगर बात करें तो अयोध्या एक धर्म नगरी है जहाँ पे साधु संतों से सीएम योगी ने मुलाकात की, विभिन्न मुद्दे पर उनसे चर्चा हुई और एक बात पे आके सीएम योगी और संतों की बात टिक गई कि अयोध्या एक धर्म नगरी है। लोग यहाँ पे पूजा पाठ के लिए आते हैं, रामलला के दर्शन के लिए आते हैं, महावीर हनुमान के दर्शन के लिए आते हैं और पूरा जो वातावरण जो है वो यहाँ पे धार्मिक है। ऐसे में अयोध्या में मांस और मदिरा का सेवन नहीं होना चाहिए। इसके बाद अगर बात करें तो आज 15 जून को एक जनसभा को जो है सीएम योगी संबोधित करेंगे और जिस प्रकार से 9 साल के कार्यकालों को मोदी सरकार के कार्यकाल को बखान किया जा रहा है या यूँ कहे कि जितनी उपलब्धियां हैं 9 साल की उसको बताया जा रहा है, इसके संदर्भ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे और भारतीय जनता युवा मोर्चा को हरी झंडी भी दिखाएंगे। विवेक, ये जो योगी आदित्यनाथ की विशाल जनसभा हो रही है आज, इसको लेकर क्या तैयारियां हैं और कौन कौन लोग शामिल हो रहे हैं? देखिए, अगर बात की जाए तो मुख्यमंत्री के कार्यक्रम के लिए तमाम प्रकार की तैयारियां प्रशासन के द्वारा की जाती है, चाहे वो सुरक्षा व्यवस्था से लेके हो या फिर अन्य कोई भी ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं, उसकी पूरी तैयारी की जाती है कि कहीं कोई अव्यवस्था या चूक ना हो पाए। इस प्रकार की तैयारी जो है वो प्रशासन के द्वारा भरपूर की गई है। अगर बात विवेक, मैं आपको रोकना चाहूंगी। इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बड़ी खबर आपको बता दें, अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। बता दें, अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिसके बाद उनका बयान सामने आया है। अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है।
यहाँ मांस शराब का सेवन प्रतिबंधित होना चाहिए, सीएम योगी ने कहा है। ये बड़ा बयान सामने आया है सीएम योगी आदित्यनाथ का। अयोध्या में संतों ने सीएम योगी से मुलाकात की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी सीएम से मुलाकात किए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान सामने आया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अयोध्या एक धार्मिक नगरी है। यहां मांस शराब का सेवन प्रतिबंधित होना चाहिए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बड़ा बयान दिया है। अयोध्या में संतों से सीएम योगी ने मुलाकात की है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के पदाधिकारी सीएम से मिले हैं। बता दें, अयोध्या दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, जिसके बाद उनका बयान सामने आया है। इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़े हुए हैं। विवेक, सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या दौरे पर हैं, जहां सीएम योगी का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, यहां मांस और शराब प्रतिबंधित होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने 2 दिवसीय अयोध्या दौरे पर हैं और आज साधु संतों से उन्होंने मुलाकात किया। मैंने आपको पहले भी बताया था कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साधु संतों के इस बात का समर्थन किया है कि अयोध्या एक धार्मिक नगरी है, यहाँ पे मांस मदिरा का सेवन जो है वो बंद होना चाहिए, प्रतिबंधित होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जो आते हैं और आस्था की भावना से आते हैं और धार्मिक नगरी के होने के नाते कई ऐसे कर्मकांड जो होते हैं आयोजित होते हैं यहाँ पे करने आते हैं और लोगों की श्रद्धा भाव जो है यहाँ से जुड़े होते हैं। रामलला के दर्शन करने आते हैं, हनुमानगढ़ी मंदिर के दर्शन करने आते हैं। ऐसे में मांस और मदिरा का सेवन जो है बंद होना चाहिए और ये सब चीजें हैं इस धार्मिक वातावरण को दूषित करती हैं। साधु संतों के इस बात का समर्थन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी किया है और यह माना है कि ये चीज जरूर होनी चाहिए। विवेक, जिस तरह 2024 के चुनाव को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई भी कसर नहीं छोड़ रही है और देखा जाए इस बार राम मंदिर का मुद्दा कहीं न कहीं हावी रहने वाला है, इस तरह में अयोध्या से चुनाव का आगाज करना, प्रचार का आगाज करना भारतीय जनता पार्टी को कितना फायदा होने वाला है? देखिए, अगर बात की जाए भारतीय जनता पार्टी की तो उस समय वो उत्तर प्रदेश में लगातार दूसरी बार जो है जीत के आई है और 9 साल से केंद्र सरकार में है। जीत की हैट्रिक लगाने से उतरना चाहती है और तमाम ऐसे समीकरण वो साधने की तैयारी कर रही है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार जो है देश के प्रधानमंत्री बने। चाहे वो बनारस से लोकसभा की तैयारी की बात करें, चाहे अयोध्या से। अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी अगर कहीं से भी लोकसभा का बिगुल अगर छेड़ती है तो बाकी पार्टियों के मुकाबले वो बिगुल 20 साबित होगा। अगर बात करें अयोध्या नगरी की तो अयोध्या पावन नगरी है और 1992 से लेके 2023 तक यानी इतने 2 दशक के बाद भी अयोध्या जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में शामिल है। इस अयोध्या के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी गई, इस राम मंदिर के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी है और तकरीबन 2 दशक तक अपने एजेंडे में मंडल और कमंडल की राजनीति को लेकर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और जिस तरीके से अगर बात की जाए 80 लोकसभा सीटों की तो इस समय भारतीय जनता पार्टी का पलड़ा जो है अभी भी अगर बात करें तो 50 से ज़्यादा सीटों पे भारी पड़ रहा है। धीरे धीरे सभी पार्टियां अपनी सक्रियता दिखा रही है, लेकिन वास्तविकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी जैसा संगठन किसी भी पार्टी के पास नहीं है। उसके कार्यकर्ता, उसके पदाधिकारी जिस तरीके से हमेशा चुनावी मोड में एक्टिव रहते हैं, निकाय चुनाव की समाप्ति हुई नहीं कि लोकसभा की तैयारियों में जुट गए। बाकायदा बड़े पदाधिकारियों को यानी मुख्यमंत्री लेवल के लोगों को लोकसभा सीटों का इंचार्ज बनाया गया है। हमने देखा किस प्रकार से त्रिवेंद्र सिंह रावत जो उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री है, उनको पूर्वांचल की 5 लोकसभा सीटों का इंचार्ज बनाया गया है। तो कितनी अहम जिम्मेदारी कितने बड़े व्यक्तित्व वाले व्यक्ति को मिल रही है, इसका अंदाजा लगा सकते हैं आप कि ये चुनाव जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए कितना अहम साबित होने वाला है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो 2024 के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही है। बता दें कि आज से सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या में लोकसभा चुनाव को लेकर प्रचार का आगाज करने जा रहे हैं, जिसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
साल 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी सपा के बाद आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतरी है। आप गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह शुभारंभ करेंगे। बता दें कि प्रदेश के 360 ग्रामीण विधानसभा से होकर गुजरेगा गांव चलो अभियान चलेगा। वहीं गांव में समापन, बता दें कि ये पूरा समापन लखनऊ में किया जाएगा। 15 जून से 25 अक्टूबर तक 132 दिनों तक अभियान चलेगा। आजादी के 75 साल बाद भी 80,000 गांव में लोगों को मूलभूत आवश्यकताएं प्राप्त नहीं हो रही हैं। ग्रामीण विधानसभाओं में इस अभियान के तहत आप माहौल तैयार करेगी। बता दें कि सभी पार्टियां तैयारी में नजर आ रही हैं। वहीं आम आदमी पार्टी भी पीछे नहीं रहना चाहती है। जहां आम आदमी पार्टी गांव चलो अभियान की शुरुआत करने जा रही है, जहां भारतीय जनता पार्टी महाजनसंपर्क अभियान चला रही है, टिफिन पर चर्चा चला रही है। वहीं बता दें कि बीएसपी के बाद अब आम आदमी पार्टी भी मैदान में उतर चुकी है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, 2024 के चुनाव को देखते हुए जहां बीजेपी सपा और आम आदमी पार्टी एक्शन मोड में नजर आ रही हैं, वहीं आम आदमी पार्टी अब गांव चलो अभियान की शुरुआत कर रही है। क्या मकसद है इस गांव चलो अभियान की? देखिए, अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी से लेकर तमाम जो राजनीतिक दल हैं वो लोकसभा चुनाव की तैयारियों में अपनी सक्रियता दिखा रही है और सभी पार्टियां उत्तर प्रदेश को जो है वो केंद्र मान के चल रही हैं, क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा सीटें हैं और उत्तर प्रदेश का रास्ता जो है वो दिल्ली सल्तनत तक होके जाता है। दिल्ली तक ये रास्ता तय करता है। 80 लोकसभा सीटें यहाँ पे हैं जो पूरे देश में सबसे ज़्यादा है। अगर बात करें तो सभी पार्टियां इसको केंद्र मानकर चल रही हैं और यहीं से जो है वो दिल्ली की राजनीति करने का विचार भी सभी पार्टियों के जिहन में बसा हुआ है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 9 साल में मिसाल मना रही है, टिफिन पर चर्चा कर रही है, तमाम ऐसे कार्यक्रम कर रही है लोकसभा चुनाव को देखते हुए, वहीं समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर लगा रही है। अपने कार्यकर्ताओं से, अपने लोकसभा के प्रभारियों से लगातार बैठकें कर रही है, दिशा निर्देश जारी किए जा रहे हैं और राज्य निर्वाचन आयोग के रिटायर अधिकारियों की देखरेख में ये बैठक हो रही है कि किस प्रकार से मतदाता सूची पर ध्यान रखना है। वहीं बहुजन समाजवादी पार्टी मिशन गांव चलो अभियान शुरू कर रही है, उसका ही देखा देखी जो है वो आम आदमी पार्टी गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है। आम आदमी पार्टी के इस अभियान का शुभारंभ राज्यसभा सांसद और उत्तर प्रदेश के प्रभारी संजय सिंह करेंगे। 132 दिन का ये कार्यक्रम होगा और लखनऊ में कार्यक्रम की समापन होगी। आज़ादी के 75 साल बाद तकरीबन 80,000 गांव ऐसे हैं जहां पे मूलभूत सुविधाओं का कमियां पाई गई हैं। अगर इस तरीके से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी का ये कथन है कि कुल 80,000 गांव ऐसे हैं जहाँ पे मूलभूत सुविधाएं नहीं है और उनकी जो रोजमर्रा की जिंदगी है वो काफी कठिनता से गुजरती दिखाई दे रही है। तो आम आदमी पार्टी ने भी उत्तर प्रदेश को जो है वो लोकसभा चुनाव का केंद्र मानते हुए यहाँ अपना एक बुलबुल जो है वो फूंक दिया है। इसके पहले वो दिल्ली में सत्ता में है, पंजाब में सत्ता में है और जिस तरीके से अध्यादेश पर सरकार का विरोध करके तमाम विपक्षी पार्टियों का वो समर्थन हासिल कर रही है राज्यसभा में, उससे देख के लगता है कि अब आम आदमी पार्टी चुप रहने वाली नहीं है। नीतीश कुमार से वो समर्थन लेने जा रहे हैं, ममता बनर्जी ने उनको समर्थन दे दिया है, अखिलेश यादव ने भी समर्थन की बात कह दी है और इसके बाद जो तमाम पार्टियां हैं, देश भर की क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनके राज्यसभा के सांसद हैं, आम आदमी पार्टी सबसे समर्थन मांग रही है और कह रहे हैं कि इस अध्यादेश के खिलाफ आप हमारे लिए वोट कीजिए, सरकार के खिलाफ हमें वोट कीजिए, क्योंकि ये चीज जो है वो लोकतंत्र के खिलाफ है। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह बता दिया है कि अगर अध्यादेश के खिलाफ पूरा विपक्ष एकजुट होता है और विपक्ष की जीत होती है तो ये लोकसभा से पहले सेमीफाइनल होगा और भारतीय जनता पार्टी को और ये सेमीफाइनल हार का सामना भी करना पड़ेगा। विवेक, ये जो आम आदमी पार्टी का गांव चलो अभियान है, इसकी क्या रूपरेखा तैयार की गई है? देखिए, अगर बात करें तो इसका शुभारंभ संजय सिंह करेंगे।
बाकी अगर बात की जाए तो किस रूपरेखा से आम आदमी पार्टी आगे चलेगी ये शुभारंभ के बाद पता हो पाएगा। लेकिन जिस तरीके से गांव के वोटर्स को जोड़ने की तैयारी सभी राजनीतिक दल कर रहे हैं, चाहे वो बसपा हो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, गांव की जो वोटर्स है, ऐसा देखा जाता है कि गांव में जो एक सघन आबादी होती है और इसका एक हिस्सा जो है युवाओं का हिस्सा होता है, वो अपने रोजगार के लिए इधर उधर जो है वो कमाने गया होता है। चुनाव के समय में वो भी लोग लौट के आते हैं और खासतौर पे आम आदमी पार्टी ग्रामीण महिलाओं पे फोकस करेगी, क्योंकि जिस तरीके से महिलाओं की अगर बात करें तो गांव में इनकी सघन आबादी होती है और पिछले कुछ सालों में गांव से निकली महिलाएं जो है वो वोटिंग प्रतिशत में ज्यादा वृद्धि हो रही है। महिलाओं भी बढ़ चढ़ के वोटिंग ले रही हैं, तो बुजुर्गों और महिलाओं पे ज्यादा ध्यान जो है सभी पार्टियां दे रही है और आम आदमी पार्टी का ये मकसद ये है कि गांव के महिलाओं को अपने पाले में लिया जाए, गांव के बुजुर्गों को अपने पाले में लिया जाए और युवाओं को रोजगार और तमाम ऐसे दिल्ली सरकार के मॉडल संबंधी चीजें दिखा के बता के पार्टी के विचारधारा से दो के अपना वोट बैलेंस जो है वो उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी दुरुस्त करे। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए तमाम जानकारियों के लिए। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जहां भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी मैदान में उतरी हुई हैं, तो वहीं अब आम आदमी पार्टी भी पूरे तरीके से एक्शन मोड में नजर आ रही है। ग्रामीणों को साधने के लिए आम आदमी पार्टी ने गांव चलो अभियान की शुरुआत की है। यूपी इन दिनों प्रचंड गर्मी की चपेट में है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। मौसम विभाग के अनुसार साल 1992 में इतनी भीषण गर्मी पड़ी थी। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से अभी कोई राहत नहीं मिलने के आसार हैं। लू के थपेड़ों से लोग बीमार पड़ रहे हैं। 17 जून तक 43 डिग्री तक पारा पहुंचने का अनुमान लगाया गया है। वहीं मानसून 20 जून तक आने की संभावना जताई गई है। ऐसे में आम जनता अनावश्यक बिजली कटौती से बेहद परेशान नजर आ रही है। बता दें, गर्मी ने 30 साल के रिकॉर्ड को तोड़ा है। लोग गर्मी से बेहाल है। वहीं एक तरफ गर्मी सता रही है तो दूसरी तरफ बिजली की समस्या भी बनी हुई है, जहां लोगों का हाल बेहाल है। लगातार गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है। बता दें कि दिन में लोगों का निकलना भी मुश्किल हो गया है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। लगातार लोगों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। और प्रयागराज से हमारे संवाददाता पवन हमसे जुड़ चुके हैं। पवन, यूपी इन दिनों गर्मी की चपेट में है। पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। प्रयागराज की बात करूं तो कैसी स्थिति बनी हुई है और मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है गर्मी को लेकर? जी बिल्कुल मयूरी, अगर इस समय की बात की जाए तो पूरा उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है और जो सबसे बड़ी लोगों के सामने समस्या है इसमें अघोषित बिजली कटौती है, वो लोगों की परेशानी कहीं न कहीं और बढ़ा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब इस तरीके की भीषण गर्मी है, ऐसे में हालांकि विद्युत की कटौती है वो लगातार जारी है और दूसरी बात है कि जब लाइट आती भी है तो पावर जो है वो लोगों को कम मिल रहा है। ऐसे में घर में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है वो पूरी तरीके से शोपीस बने हुए हैं। अगर पारा की बात की जाए तो प्रयागराज में पारा करीब 42 डिग्री को पार कर चुका है। हालांकि मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में भी अभी गर्मी से लोगों को राहत नहीं मिलेगी। और जो मानसून की बात की जा रही है तो मानसून भी कहा जा रहा है कि 20 जून के बाद भी आएगा। तो ऐसे में जो लगातार तस्वीरें वो साफ तौर पर दिखा रही हैं कि प्रयागराज में लोगों को अभी इस गर्मी से निजात नहीं मिलने वाली है और लगातार जो पारा है वो बढ़ता जा रहा है। सुबह अगर 8 बजे से अगर देखा जाए मौसम को तो 8 बजे से ही मौसम का वो हाल हो जाता है कि लोग घरों से बाहर निकलना जो है मुनासिब नहीं समझते हैं। सड़कों पे सन्नाटा पसरा हुआ है, बाजारों में सन्नाटा पसरा हुआ है। एक तरफ जहां प्रयागराज शहर में दिन भर लोगों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती थी, लेकिन अभी जो बीते दिनों से मौसम चल रहा है ऐसे में लगातार लोगों की भीड़ है वो एकदम गायब है और बाजारों में पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। मौसम विभाग की माने तो आने वाले दिनों में कम से कम अभी 10 दिन तक और लोगों को इस गर्मी से निजात नहीं मिलेगी। और ऐसे में लोगों की जो सबसे बड़ी परेशानी है वो अघोषित बिजली कटौती है और लोगों के घरों में जो लगाए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जो गर्मी से उनको बचा सकते थे वो पूरी तरीके से शोपीस बने हैं। तो निश्चित रूप से तस्वीरें साफ तौर पर दिखा रही हैं कि अभी लोगों को इस भीषण गर्मी से निजात नहीं मिलेगी। हालांकि सुबह से ही लगातार मौसम जो है वो लगातार गर्म होता जा रहा है
और 8 बजे से ही जो धूप है वो इतनी तेज हो जाती है कि लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते हैं। लगातार दिन भर गर्म हवाएं चल रही हैं और लू के थपेड़े चल रहे हैं। ऐसे में लोगों को गर्मी से कहीं भी निजात नहीं मिल रही है। जी मयूरी। पवन, जिस तरह आप बता रहे हैं, जहां एक तरफ गर्मी परेशान कर रही है, दूसरी तरफ जो बिजली है समस्या बनी हुई है। विद्युत विभाग की तरफ से दावे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि हम बिजली दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है वो बिजली की ही बनी हुई है। जी बिल्कुल। अगर ग्रामीण क्षेत्रों की हम तस्वीरें देखें तो वो इतनी भयावह है कि सोच के ही आदमी सिहर जाए, क्योंकि कहा जा रहा था कि 18 घंटे की विद्युत सप्लाई होगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जो विद्युत की सप्लाई है वो करीब 4 से 5 घंटे की होगी। और 4-5 घंटों में भी यह हालात है कि पंखे जो है वो इस तरीके से चलते हैं कि लगता है कि ये पंखे 100 पीस बने हुए हैं। अगर हम शहरों की बात करें तो शहरी क्षेत्र में भी लोग विद्युत की कटौती से परेशान हैं, और जिस तरीके से लगातार विद्युत की कटौती हो रही है, ये दावे निश्चित रूप से फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि शहरों में 20 घंटे की विद्युत की सप्लाई होगी, ग्रामीण क्षेत्रों में 16 से 18 घंटे की विद्युत की सप्लाई होगी। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति और भी बदतर है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो जर्जर और पुराने तार हैं, गर्म हवाओं के चक्कर में तमाम ऐसी खबरें सामने आई है जहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की खबरें सामने आई हैं, तमाम स्थानों पर तार टूटने की खबरें सामने आई हैं। ऐसे में जो जर्जर तार है वो भी कहीं ना कहीं लोगों की समस्या को और बढ़ा रहे हैं, और लगातार विद्युत की कटौती है वो लोगों की परेशानी और बढ़ा रही है। मौसम जो है लगातार गर्म होता जा रहा है। प्रयागराज की बात करें तो 42 डिग्री के पार प्रयागराज में पारा चल रहा है। ऐसे में प्रयागराज के लोगों को गर्मी से निजात नहीं मिल रही है, और सरकार द्वारा किए गए जो वादे थे कि विद्युत की कटौती नहीं होगी, अघोषित विद्युत की पवन, देखा जाए जो गर्मी में सबसे बड़ी जरूरत होती है वो बिजली और पानी की होती है। बिजली का तो हाल आपने बता दिया प्रयागराज का, पानी की क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, कैसी स्थिति बनी हुई है? जी बिल्कुल। भीषण गर्मी की अभी बात हो ही रही है, और हम इसी तरीके से जो हम आपको बताते गए अभी बीते दिनों की अगर हम तस्वीरों की भी बात करें तो प्रयागराज चूंकि गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का संगम है। अगर नदियों की बात करें तो नदियां इसमें पोखरे में तब्दील हो चुकी है, नदियों में भी पानी पूरी तरीके से सूखा पड़ा हुआ है, और लोग जिस तरीके से गर्मी से परेशान है। अगर हम नदियों की बात करें तो प्रयागराज के संगम में हजारों लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। हमने कई युवाओं से बात की तो युवाओं ने कहा कि भीषण गर्मी से बचने के लिए लोग नदियों में स्नान करने के लिए पहुंच रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से विद्युत की कटौती हो रही है और उसी तरीके से लोगों को पानी की भी समस्या मुंह बाय खड़ी हुई है, क्योंकि लगातार जब विद्युत ही नहीं होगी तो लोगों के घरों में या जितने भी जो नलकूप हैं वो बिना विद्युत के कैसे चलेंगे, ये भी एक बड़ा सवाल है। तो ऐसे में लोगों की जो परेशानी है वो विद्युत कटौती भी है, और कहीं ना कहीं विद्युत कटौती की वजह से पानी की भी समस्या है वो लगातार बनी हुई है। लगातार लोगों की समस्याएं हैं वो बढ़ती जा रही हैं। सरकार द्वारा किए गए जो दावे थे वो निश्चित रूप से अब की तस्वीरें देखकर कहा जा सकता है कि वो दावे जमीनी स्तर पर फेल नजर आ रहे हैं, क्योंकि लगातार जो विद्युत की कटौती है वो अभी भी जारी है, और प्रयागराज का पारा 42 डिग्री को पार कर चुका है। धूप है वो लगातार जो है बढ़ती जा रही है, दिन भर गर्म हवाएं चल रही हैं। लोगों को ना घर के अंदर सुकून मिल रहा है ना घर के बाहर, क्योंकि घर के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लगाए गए हैं वो पूरी तरीके से 100 पीस बने हुए हैं, और जब अगर लोग घर से बाहर निकलते हैं तो जो भीषण गर्मी है वो लोगों को लगातार परेशान कर रही है। इस तरीके से लू चल रही है, ऐसे में तमाम तरह की बीमारियां भी लोग हो रही हैं। प्रयागराज के तमाम वो अस्पताल देखे जा सकते हैं जहां पर तमाम वो जो गर्मी से बीमारियां होती है उससे लोग पीड़ित नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये तस्वीरें हैं वो एक चिंता का विषय भी है कि जिस तरीके से सरकार द्वारा दावे किए गए थे कि विद्युत की अघोषित कटौती नहीं होगी, लोगों को सही समय से विद्युत की सप्लाई मिलेगी,
और विद्युत की सप्लाई न मिलने की वजह जी से पवन, पानी दावे की भी तो बड़े समस्या बड़े सामने किए आ गए रही है। लेकिन जी। वो सारे फेल होते नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए। तो यूपी इन दिनों गर्मी का प्रकोप झेल रही है। बता दें, पारा 40 डिग्री के पार पहुंच गया है। गर्मी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि 1992 में इतनी भीषण गर्मी पड़ी थी। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल गर्मी से अभी कोई भी राहत नहीं मिलने वाली है। लू के थपेड़ों से लोग बीमार पड़ रहे हैं। 17 जून तक 43 डिग्री तक पारा पहुंचने का अनुमान जताया गया है। वहीं मानसून 20 जून तक आने की संभावना जताई गई है। ऐसे में आम जनता अनावश्यक बिजली कटौती से भी बेहद परेशान नजर आ रही है। जहां एक तरफ लोग गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं तो दूसरी तरफ बिजली भी बड़ी समस्या बनी हुई है। बता दें कि गर्मी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। भीषण गर्मी से आफत मची हुई है। लोगों का हाल बेहाल नजर आ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने कहा है कि अभी गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है। बता दें कि मौसम विभाग ने कहा है कि साल 1992 में इतनी भीषण गर्मी पड़ी थी जो अब देखने को मिल रही है, जो कहीं ना कहीं लोगों की समस्या बनती हुई नजर आ रही है। लोग गर्मी झेल रहे हैं, धूप झेल रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली और पानी की समस्याएं भी बनी हुई है। बता दें कि गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। जहां एक तरफ लोग गर्मी से परेशान हैं तो वहीं दूसरी तरफ बिजली भी आफत बनी हुई है। लगातार कटौती हो रही है, लोगों को कम ही बिजली मिल पा रही है और बिजली की कटौती से लोगों में पानी की समस्याएं भी बनी हुई है। जहां एक तरफ लोग गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं, धूप का प्रकोप झेल रहे हैं, दिन में निकलना मुश्किल हो गया है, वहीं घर में बिजली कटौती हो रही है। लगातार गर्मी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है। वहीं मौसम विभाग ने कह दिया है कि अभी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। 20 जून तक मानसून आने की संभावना जताई गई है। अभी कुछ और दिन लोगों को गर्मी परेशान कर सकती है। और लखनऊ से हमारे संवाददाता रितेश हमसे जुड़ चुके हैं और कानपुर से हमारे संवाददाता उपेंद्र अस्थाना हमसे जुड़ चुके हैं। रितेश, आपका रुख करूंगी मैं। देखा जाए इन दिनों गर्मी का प्रकोप रूप दिखने को मिल रहा है। आप लखनऊ में मौजूद है। मौसम विभाग द्वारा क्या कुछ कहा गया है गर्मी को लेकर? देखिए, साफ तरीके से देखा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में और खासतौर पर उत्तरी भारत में पूरी तरीके से गर्मी का प्रकोप अब की बात जो देखने को मिल रहा है वो कहीं ना कहीं 30 सालों के बाद आज का जो महसूसी को गर्मी आई है 30 सालों का रिकॉर्ड इसने तोड़ा है। 40 से लेकर 45 डिग्री तक का जो ये पारा चल रहा है और इसमें किसी न किसी तरीके से लोगों को काफी समस्याओं का सामना स्वास्थ्य के प्रति करना पड़ रहा है और जो समस्या आ रही है वो भी इसी कारण से आ रही है। तो अभी जो मौसम विभाग की अगर बात की जाए तो उसका जो कयास लगाया जा रहा है वो गर्मी की राहत नहीं मिलने वाली है, क्योंकि अभी लगातार 20 जून तक जारी रहेगा। जो गर्मी अभी 41, 42, 43 डिग्री तक है वो 45 तक भी पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। फिलहाल कोई राहत मिलने की बात नहीं चल रही। जी उपेंद्र, मैं आपके पास आऊंगी। देखा जाए गर्मी का प्रकोप बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर में क्या कुछ स्थिति दिखाई दे रही है? जी, अगर बात की जाए तो गर्मी की प्रकोप कानपुर में तो गर्मी की जो वर्तमान समय जो टेम्परेचर है वो 44 डिग्री काउंट है मौसम विभाग के अनुसार। अगर बात की जाए तो जो बिजली कटौती को लेकर उसको लेकर कहीं ना कहीं कानपुर वासियों को काफी दिक्कतें का सामना करना पड़ा, क्योंकि अगर बात की जाए तो कानपुर जो इंडिया में इंडस्ट्रियल एरिया में जो नाम गिना जाता है उसको लेकर जो इंडस्ट्रियल एरिया है उनके जो इलाके हैं उनको बिजली कटौती जो है लगभग अगर बात की जाए तो उनको जो है 15 दिन से लगभग बिजली इंडस्ट्रियल एरिया को नहीं मिल पा रही है। तो उससे लेकर कहीं ना कहीं अगर राजस्व की बात की जाए तो करोड़ों रुपए नुकसान हो रहा है कानपुर का। जी रितेश, देखा जाए जहां एक तरफ लोग गर्मी झेल रहे हैं, दूसरी तरफ बिजली भी बड़ी समस्या बनी हुई है। और गर्मी में देखा जाए जो सबसे बड़ी जरूरत होती है वो बिजली और पानी की होती है। ये कैसी स्थिति बनी हुई है इसकी? देखिए, जिस तरीके से बिजली का संकट बढ़ा है, भार बढ़ा है, ये गर्मी का कारण सबसे बड़ा रहा और सरकार ने व्यवस्थाएं की थी, लेकिन उसके बावजूद भी किस तरीके से बिजली कटौती हो रही है। हालांकि सरकार इसको नकार रही, वो उनका कहना साफ तौर पर यह कहना है कि जितनी बिजली की खपत है उससे ज्यादा उनके पास एनर्जी है। लेकिन अगर धरातल पर उतर कर देखा जाए तो जिस तरीके से बिजली की कटौती हो रही है, दलीलें ये दी जा रही है कि जो बिजली कटौती हो रही है वह बिजली कमी के कारण नहीं बल्कि फॉल्ट के कारण हो रही है। और फॉल्ट जो हो रहे हैं, फॉल्ट में जैसे ओवरलोड की वजह से जो एबीसी लाइन है वो जल जा रही है, ट्रांसफार्मर अगर ओवरलोड है वो फूक जा रहे हैं,
सबसे बड़ी बात यहाँ पर मयूरी सोचने वाली ये होती है कि जिन घरों में बिजली का कनेक्शन 2 किलोवाट का है, वहां पर 3-3 एसियां चलाई जा रही है, तो बिजली का कंजम्पशन ज्यादा हो रहा है और भार की जो है वो कमी है और उसमें वृद्धि हो रहा है। तो इसको लेकर के भी अगर एक बार सघनता से जांच की जाए तो जो आज ओवरलोड की स्थिति आ रही है, जगह जगह ट्रांसफार्मर खोखने की स्थिति आ रही है, एबीसी तार जलने की स्थिति पैदा हो रही है, तो आने वाले समय से बचा जा सकता है। फिलहाल जिस तरीके से 30 साल की गर्मी का रिकॉर्ड आपकी बार 2023 में तोड़ा है, तो वो कहीं ना कहीं एक सोचनीय बात है और आने वाले समय में इससे कैसे निजात पाई जा सके, इसके लिए सरकार भी जतन करने में पूरा प्रयास कर रही है। फिलहाल अभी बिजली की जो व्यवस्थाएं हैं वो, हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ये निर्देशित कर दिया है कि 22 जून तक कहीं पर भी बिजली की कटौती नहीं की जाएगी, शटडाउन नहीं लिया जाएगा, किसी भी सरकारी कार्य के लिए शटडाउन नहीं लिया जाएगा। शटडाउन की आड़ में बहुत सारे बिजली के कार्य हुआ करते थे, पेड़ की कटान हुआ करती थी, आदमी व्यक्तिगत समस्याओं को भी देखते हुए शटडाउन ले देता था, जिसको मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर मना कर दिया। उसके बाद जो एम देवराज है, चेयरमैन है इसके बिजली निगम के, उन्होंने साफ तौर पर निर्देशित कर दिया है और आदेशित भी कर दिया गया है कि जो मुख्य अभियंता होंगे उनके द्वारा ही शटडाउन का कार्य किया जा सकेगा। जी उपेंद्र, अगर मैं कानपुर की बात करूं तो पानी, बिजली और अस्पतालों में कैसी व्यवस्था देखने को मिल रही है? क्योंकि कहीं ना कहीं गर्मी बढ़ेगी तो अस्पतालों में मरीजों की संख्या भी बढ़ती हुई नजर आ रही है, कैसी व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? जी मैं जो अगर बात की जाए तो जो टेम्परेचर चल रहा है, टेम्परेचर को लेकर के अगर आंकड़े की बात करते हैं तो कल जो लेकर के आज 24 घंटे के अंदर जो सरकारी आंकड़े हैं उसमें लगभग 5 से 6 लोग की जो है हीट से जो है उनकी मौतें हुई हैं। और अगर बात की जाए तो अस्पताल की व्यवस्था की, तो लगातार अस्पताल में जो पूरी तरीके सारे जो उपकरण है वो पूरी तरीके से सक्रिय हैं। और बात अगर की जाए कि बिजली कटौती को लेकर के, तो इसको लेकर काफी लोग जो है आक्रोशित है, क्योंकि अगर बात की जाए तो जो अधिकारी है वो कागजी तौर पर कुछ और बता रहे हैं, पर अगर जमीनी स्तर की अगर बात की जाए तो लोग काफी परेशान है बिजली को लेकर के। अगर बात की जाए कानपुर ग्रामीण क्षेत्र की, तो अभी भी देखा है तो 16 घंटे का जो आदेश था, अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में 3 से 4 घंटे जो है बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। जी धन्यवाद उपेंद्र, तमाम जानकारियों के लिए। रितेश, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। तो यूपी में इन दिनों गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है। गर्मी ने 30 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। जहां एक तरफ लोग गर्मी से परेशान हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बिजली भी बड़ी समस्या बनती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इन दिनों गर्मी का प्रकोप देखने को मिल रहा है और अभी मौसम विभाग ने कहा है कि ये गर्मी कुछ दिन और सताएगी। 20 जून तक इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। माफिया अतीक अहमद के ठिकानों पर छापेमारी हुई है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। माफिया अतीक अहमद के कई जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। लखनऊ से खबर सामने आ रही है। सेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए के निवेश के प्रमाण जुटाए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अतीक अहमद के कई जगहों पर छापेमारी की गई है। प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में ईडी की छापेमारी हुई है। रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर टीम पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। माफिया अतीक अहमद के कई जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। ये बड़ी खबर आपको लखनऊ से बता रहे हैं। शेल कंपनियों के जरिए करोड़ों रुपए के निवेश के प्रमाण जुटाए गए हैं। प्रयागराज, लखनऊ, नोएडा और दिल्ली में ईडी की छापेमारी हुई है। रियल एस्टेट कारोबारियों के ठिकानों पर टीम पहुंची है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बेनामी संपत्तियों के दस्तावेज बरामद हुए हैं। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सागर हमसे जुड़ चुके हैं। सागर, माफिया अतीक अहमद के कई जगहों पर ईडी की छापेमारी हुई है। कहां-कहां ये छापेमारी की गई है? जी मयूर, पहले बात तो आपको बता दूं कि अतीक अहमद ने अपने रुतबे और शोहरत के हिसाब से कई ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया था और इन अवैध कब्जेदारों की ज़मीनों पर इसने अपने रिश्तेदार से लेकर जो चाहने वाले थे उनके नाम कर दी थी। कई इसने फर्जी दस्तावेज भी
तैयार की है। तो ईडी ने इसके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। इससे पहले जो है ईडी ने 12 अप्रैल को छापेमारी की थी, क्योंकि 15 अप्रैल को अतीक अहमद और अशरफ अहमद की गोली मारकर हत्या कर दी जाती है और हत्या से 3 दिन पहले ही ईडी ने छापेमारी की थी। और छापेमारी के दौरान 75 लाख कैश और 2 नोट गिनने की मशीन और 200 बैंक अकाउंट से लेकर कई तमाम ऐसी विदेशी मुद्रा भी बरामद हुई थी। उसके बाद से लगातार ईडी जो है शिकंजा कसते जा रही थी अतीक अहमद और अशरफ के ऊपर, अशरफ के जानने वालों के रिश्तेदारों के ऊपर। लेकिन अतीक अहमद के मौत के बाद ईडी की जो चाल थी वो थोड़ी सी सुस्त पड़ गई थी। लेकिन ईडी लगातार जो है, ईडी के सूत्रों के द्वारा अगर बात करें तो लगातार ईडी जो है तमाम देश के ऐसे ऐसे ज़िलों में छापेमारी की है जहां पर अतीक अहमद का एक रुतबा हुआ करता है। और अतीक अहमद ने ज़्यादातर संपत्तियां जो है 2012 से लेकर 17 के समय में अर्जित की थी, क्योंकि उस समय सपा का शासनकाल था। और अभी की बात बता दूं कि तकरीबन दिल्ली हो गया, प्रयागराज हो गया, नोएडा हो गया, लखनऊ हो गया, यहाँ पर 2 दर्जन से अधिक जो इसके शेल कंपनी के जो मालिक थे, जो इनके जानने वाले थे, अतीक अहमद के जो करीबी थे, उनके यहाँ छापेमारी की है। और यहाँ पर तमाम जो दस्तावेज हैं वो भी बरामद किए हैं, क्योंकि ज़मीनी संबंधी दस्तावेज भी बरामद हुए थे। 12 मार्च को अतीक अहमद के जो वकील हैं सौलत अली खां, उसके घर पे ईडी ने छापा मारा था। वहाँ पर उसे कैश भी मिले थे और कई ज़मीनों के दस्तावेज भी मिले थे। उसी को ईडी सूत्र मानकर लगातार छापेमारी कर रही थी और अतीक अहमद कि जो भी ठिकाने हैं, जो भी उसके ठिकाने थे, जो भी उसके करीबी थे, उन पर छापेमारी करी है। और मुझे लगता है कि अभी फ़िलहाल कई दिनों से छापेमारी चल रही है और आज भी ये छापेमारी जारी रही। और ईडी को लगातार ऐसी सबूत मिल रहे हैं, ऐसी चीज़ें मिल रही हैं जिससे अतीक अहमद पर जो शिकंजा कसता जा रहा था वो और भी कसेगा। हालांकि अतीक अहमद की मौत हो चुकी है, वो मारा जा चुका है, लेकिन कहीं ना कहीं देखिए जो अतीक अहमद के जो करीबी थे उन पर शिकंजा कसना पूरी तरह से तय माना जा रहा है। जी मयूरी। सागर, ये जो ईडी की छापेमारी की कार्रवाई है, क्या ये अभी भी जारी है और किन किन जिलों में चल सकती है? जी देखिए, जाहिर सी बात है, देखिए प्रयागराज, नोएडा, दिल्ली, लखनऊ, इसमें तो छापेमारी हुई है। क्योंकि बुधवार की बात थी, शायद बुधवार की बात ये बात सामने आ रही थी कि ईडी की छापेमारी खत्म हो जाएगी, लेकिन जहां तक फिर से अभी ईडी की छापेमारी चालू है, जारी है। और मुझे लगता है कि शायद और भी बड़े बड़े जो जनपद हैं उत्तर प्रदेश में और भी तमाम जो जगह हैं वहां पर छापेमारी की घटना को ईडी अंजाम दे सकती है। क्योंकि देखिए ईडी के जो सूत्र बताते हैं कि ईडी की छापेमारी की किसी को भी भनक नहीं होती, जो उसके केवल जो अधिकारी होते हैं, जो टीम होती है, उन्हें ही पता होता है कि यहाँ पे छापेमारी की घटना को अंजाम दिया जाएगा। फिलहाल ये बताना बहुत मुश्किल की बात होगी कि किन किन जिलों में छापेमारी हो सकती है, लेकिन ये पुख्ता तौर पे ये मैं कहना चाहूँगा, ये मैं कह सकता हूँ कि अभी छापेमारी जारी है और आज भी ईडी कई ऐसे खुलासे कर सकती है जिसमें तमाम ऐसे सफ़ेद पोश हो, तमाम जो ऐसे बिजनेसमैन के नाम सामने आ सकते हैं। जी धन्यवाद सागर, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो लगातार माफिया अतीक अहमद की अलग अलग जगहों पर ईडी की छापेमारी जारी है। लगातार ईडी छापेमारी की कार्रवाई कर रही है और बता दें कि अभी भी ईडी की कार्रवाई लगातार जारी है। और इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, गुजरात के तट से आज बिपरजॉय तूफान सौराष्ट्र टकराएगा। कच्छ के तटीय इलाकों से बिपरजॉय टकराएगा। बता दें कि पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कच्छ के तटीय इलाकों से बिपरजॉय टकराएगा। पुलिस और एसडीआरएफ और एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर नजर आ रही हैं। बता दें कि हवा की रफ्तार का अनुमान 150 किलोमीटर घंटा होना लगाया गया है। हालात से निपटने के लिए एनडीआरएफ और सेना लगी हुई है, एनडीआरएफ और सेना की टीमें लगी हुई हैं। बता दें हालात से निपटने के लिए तैयारियां भी पूरी कर ली गई हैं। एनडीआरएफ और सेना की 33 टीमें गुजरात में लगाई गई हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, लगभग 1 लाख लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया है। गुजरात के तट से आज बिपरजॉय तूफान टकराएगा, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। सौराष्ट्र कच्छ के तटीय इलाकों से बिपरजॉय टकराएगा। वहीं तूफान से निपटने के लिए तैयारियां भी की गई हैं। पुलिस, एसडीआरएफ और एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हवा की रफ्तार का अनुमान 150 किलोमीटर घंटा होना लगाया गया है। और इस खबर पर हमारे संवाददाता विवेक हमसे जुड़ चुके हैं। विवेक, गुजरात के तट से आज बिपरजॉय तूफान टकराएगा, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं इस तूफान से निपटने के लिए?
देखिए, अगर बात की जाए तो मुंबई और गुजरात में इस तूफान के आने की संभावना ज़्यादा है। और जिस तरीके से अगर बताया जाए कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बाकायदा एक मीटिंग की थी इस चक्रवात, इस तूफान से निपटने के लिए। उन्होंने इस मीटिंग में साफ तौर पर कहा था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने पिछले 9 साल में अच्छा काम किया है। आपदा से निकलने के लिए आपदा प्रबंधन में अच्छा काम हुआ है। और जिस तरीके से बातें चल रही हैं कि बिपरजॉय तूफान एक विकराल रूप ले सकता है, तो हमारी पहली प्राथमिकता ये है कि इस तूफान से होने वाले नुकसान को और जान माल के खतरे को कम से कम रखा जाए। अभी तक कुल 30,000 लोगों को वहां से निकाल के सुरक्षित जगहों पे पहुंचा दिया गया है। एनडीआरएफ की 17 और एसडीआरएफ की 12 टीमें लगा दी गई हैं। इसके अलावा जिन लोगों को सुरक्षित स्थान पे भेजा गया है, उन लोगों को अस्थायी रहने की व्यवस्था के साथ साथ खाने पीने की सामग्री की भी पूरी व्यवस्था की जा रही है। बात करें तो पिछले 2-3 दिन से मुंबई और गुजरात में तापमान में नमी देखी गई, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। और 2 दिन से गुजरात में बारिश भी हो रही है, बारिश शुरू हो चुकी है। ऐसे में उम्मीद है कि आज बिपरजॉय तूफान एक विकराल रूप ले सकता है। और बाकी लोगों को राहत सामग्री के साथ साथ तमाम ऐसी चीजें हैं जो केंद्र और राज्य सरकार और आपदा प्रबंधन मिलकर काम कर रहे हैं, ताकि जो नुकसान है उसे कम से कम दर्ज किया जा सके। इसके अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने भी यहाँ का दौरा किया। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि आर्मी को भी अलर्ट कर दिया गया है और आर्मी को भी अलर्ट कर दिया गया। गुजरात के मिलिट्री बेस कैंप पे पहुंचे थे और तमाम तैयारियों का जायजा लिया था। और पूरी तरीके से चाहे सेना की बात करें, चाहे एनडीआरएफ की बात करें, चाहे एसडीआरएफ की बात करें, या फिर आपदा प्रबंधन जो समिति होती है, कमेटी होती है, उनकी तैयारियों की बात करें तो सबकी तैयारियां पूरी हो चुकी है। गृह मंत्री जिस दिन बैठक कर रहे थे, वहाँ पे एनडीआरएफ के और एसडीआरएफ के बड़े पदाधिकारी भी शामिल थे और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल थे। खुद गृह मंत्री ने इसकी मॉनिटरिंग की थी और रिपोर्ट जो है पीएमओ को सौंपी गई थी। गृह मंत्रालय इस पर लगातार अपडेट ले रहा है और पिछले कुछ दिनों से एक-एक चीज पे चर्चा भी हो रही है। किस प्रकार से इस तूफान से होने वाले जो हानि है, जान माल का नुकसान है, उसको न्यूनतम रखा जाए, ताकि किसी प्रकार की बड़ी असुविधा या बड़ी अव्यवस्था का शिकार किसी को ना होना पड़े। विवेक, जो बिपरजॉय तूफान है ये आज गुजरात से टकराएगा, इसका असर कहां-कहां देखने को मिल सकता है? देखिए, अगर बात करें तो करीबन 150 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से कच्छ, गुजरात और तमाम ऐसे इलाके हैं जो उससे जुड़े हुए हैं, खाड़ी, बंगाल की खाड़ी से जुड़े हुए हैं। ऐसे में इन जगहों पे जो है इस तूफान का असर देखने को मिल सकता है। मुंबई में भी इस तूफान का मिला जुला असर मिलने की संभावनाएं बताई जा रही थी, लेकिन गुजरात जो है ये बिपरजॉय का केंद्र बना हुआ है। जिस तरीके से गृह मंत्री से लेकर तमाम ऐसे बड़े पदाधिकारी हैं, एनडीआरएफ से लेकर एसडीआरएफ तक, अपने मीटिंग में कई चीजें तय कर चुके थे और बाकायदा टीमें जो है एनडीआरएफ एसडीआरएफ की लगा दी गई हैं। 30,000 लोगों को सुरक्षित निकाल दिया गया है और इन 30,000 लोगों के लिए भोजन, पानी और दवाई की भी व्यवस्था की गई है। इसके अलावा जो लोग अपने घर को छोड़ के यहाँ से हटे हैं, उनके लिए अस्थायी टेंट की व्यवस्था भी की गई है, ताकि सामान्य होने तक जो है उनको वहाँ पे रखा जा सके और किसी प्रकार की असुविधा इन लोगों को न होने पाए। इसके अलावा सेना की भी तैनाती कर दी गई है। सेना को भी जिम्मेदारी दे दी गई है कि अगर इस तूफान से ज्यादा नुकसान होता है तो इंडियन आर्मी जो है वो अलर्ट मोड पर है और युद्ध स्तर पे कार्य करने की नीति बनाकर जो है इस बिपरजॉय तूफान से निपटने के लिए सभी टीमों को तैयार कर दिया गया है। जी धन्यवाद विवेक, हमसे जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों के लिए। तो बता दें, बिपरजॉय तूफान आज कच्छ के तटीय इलाकों से टकराएगा। बिपरजॉय को लेकर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। हवा की रफ्तार का अनुमान 150 किलोमीटर घंटा होना लगाया गया है और हालात से निपटने के लिए पूरी तरीके से तैयारियां भी कर ली गई हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।